हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर, जो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका फोर्स है। तो आज के इस लेक्चर पे जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। आज हम आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाएंगे फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। आप कॉन्सेप्ट को मज़े से फील भी करिएगा कि एक्चुअल में जो भी पढ़ेंगे उसको। देखिए, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको बिना फील किए पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको बढ़िया मार्क्स ना मिले, आप फिजिक्स को समझे ना, फिर आपको फिजिक्स बोरिंग लगने लगे। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है। अगर आपको वो सब्जेक्ट बोर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका वो टीचर बोरिंग है। सब्जेक्ट बोरिंग कभी नहीं हो सकता। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फोर्स होता क्या है। वैसे हम लोग लोअर क्लास से ही फोर्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोर्स जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे उसमें हम लोग को फोर्स के बारे में बताया जाता था कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स इज अ पुल्स एंड पुल ऑन ए बॉडी। सिंपल में हम यही बोलते थे कि फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल। हम ये पढ़ते थे पहले कि पुश एंड पुल। लेकिन आपको बता दें कि आप अभी क्लास 10 में पहुंच चुके हैं, और क्लास 10 में आप अगर ये डेफिनेशन लिख के आते हैं तो आपको वहाँ पे मार्क्स हो सकता है कम मिले, है ना। क्लास 10 में आप पहुंचे और पुश एंड पुल से आप आगे का सवाल तो नहीं कर पाइएगा। फोर्स से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी तो बनाने हैं ना। तो आपको बता दें कि फोर्स का जो रियल डेफिनेशन आपको प्राप्त होता है वो होता है हम लोगों को न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। वैसे आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ है मोशन के ऊपर। हम पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ, फिर न्यूटन थर्ड लॉ। तो फोर्स का रियल डेफिनेशन हमको मिलता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से, जहाँ पे वो क्या बताए हुए हैं। वो बताते हैं कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब क्या होता है मोमेंटम, तो चलिए सबसे पहले हम फोर्स को समझने से पहले हम क्या करेंगे, आपको एक टॉपिक समझाएंगे। और वो जो टॉपिक है वो है आपका मोमेंटम। मोमेंटम यहाँ पे देखिए, मोमेंटम कुछ भी लिखेंगे आपको उसका नोट पीडीएफ में मिलेगा। तो आप टेंशन ना लें कि हम जो लिख रहे हैं आपको नोट्स करना है तो कर सकते हैं आप कॉपी कलम लेके, अदरवाइज हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये जो मोमेंटम क्या होता है आपको बता दें। फोर्स और मोमेंटम अलग कभी नहीं हो सकता। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है मतलब उस बॉडी पे मोमेंटम आने वाला है, या फिर अगर कहीं पे मोमेंटम है यानी वहाँ पे फोर्स लग रहा है। फोर्स और मोमेंटम अलग नहीं हो सकता। ये किन्होंने कहा हम लोगों को, तो ये हमारे न्यूटन चाचा हम लोग को बोल के गए हुए हैं, ठीक है। आप न्यूटन सर के बारे में पढ़िए, उनका बायोग्राफी आप देखिए, आपको मजा आएगा उसमें भी। तो चलिए समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू वी। एम इंटू वी, जहाँ पे m हम बोलते हैं मास और v कहलाता है मेरा वेलोसिटी। v क्या कहलाता है मेरा, वेलोसिटी कहलाता है। मोमेंटम ये होता है p इक्वल्स टू एम वी। अब तो आप लोग बोलोगे सर कि मोमेंटम क्या p, क्या m और क्या v। तो हम लोग को समझना क्या है, फोर्स। अब हम क्या बोले कि फोर्स को समझने के लिए हमको क्या आना चाहिए, मोमेंटम। मोमेंटम का हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिए हैं, अब फिल करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम फिल करेंगे, फोर्स तक पहुंचेंगे, आपको एक बढ़िया सा नोट्स भी हम देंगे, आप उसको लिखोगे, पीडीएफ में जाकर के आप उसको डाउनलोड करोगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं मोमेंटम क्या होता है, सुनिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, आपको फील करना है फिजिक्स को, फील जितना करोगे आपको उतना कॉन्सेप्ट याद रहेगा। आपको बार बार रिवाइज करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर 2 दिन आप पढ़ोगे, फिर तीसरे दिन में आप भूल गए, फिर आपको नोट्स देख रहे हैं, फिर आप रटोगे, फिर लिखोगे, तो उसमें आपका समय तो जाएगा ही, साथ में आप बोर होने वाले हैं, पढ़ाई आपको अच्छा नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो मोमेंटम पे आते हैं, मास एंड वेलोसिटी। तो आपको बता रहे, सुनिए, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, दिख रहा है, ये एक चौक, और ये चौक एक बॉडी है। तो अगर ये चौक में बॉडी है तो आप सोच के बोलिए कि क्या इस चौक के पास अपना कुछ मास होगा, होना चाहिए। इस चौक के पास अपना एक मास होगा, क्योंकि ये मैटर है और एवरी मैटर के पास मास होते हैं। तो ये हो गया मेरा चौक और इसके पास अपना मास है। तो ये देखिए, इसके पास अपना मास है, हो गया। अब बात करते हैं कि इस मास के पास वेलोसिटी अगर आ जाए, क्या आ जाए, वेलोसिटी अगर आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलिए, ये चौक है, इस चौक को हम ऐसे करके फेंक देंगे और आपको लगेगा। अब खुद सोचिए, ये मैटर था, मैटर पे पहले मास था, हम इस चौक को लेकर के आपको फेंक दिए, तो फेंकने पे इस बॉडी पे आ जाएगा वेलोसिटी। इस बॉडी पे क्या आने वाला है, वेलोसिटी आने वाला है। अब आप सोचिए कि अगर इस चौक, पहले तो ये चौक था, हम इसको फेंक दिए, तो फेंक देने पे इसके पास क्या आ गया, मास था ऑलरेडी इसके पास, फेंकने पे आया इसके पास वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी के साथ जब वो आपके बॉडी पे टकराएगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दर्द हो,
क्या होने लगे, आपको थोड़ा दर्द हो, आपको पेन हो थोड़ा सा। अब सोचिए कि आपको दर्द कब होगा, जब आपको फोर्स लगेगा तब ना। यानी ध्यान सुनिए अब कि ये जो चौक हम इसको मास था, फेंकने पे आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ जब वो आपके बॉडी पे टकराएगा तो टकराने पे आपको होगा दर्द, और दर्द अगर हो रहा है मतलब वहाँ पे फोर्स लग रहा है। वहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अब खुद सोचिए, चले हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। पहले सबसे पहले हम क्या बोले कि हम लोग को जो दर्द होता है या फिर जो फोर्स लगा, ये बात समझ पाए ना, एकदम समझ रहेंगे आप। हम फेंकेंगे तो फेंकने पे आपको आपके ऊपर जाके बॉडी टकराएगा, मास और वेलोसिटी के साथ जाके टकराएगा, और मास और वेलोसिटी के साथ जाके टकराएगा तो आपको कुछ दर्द होगा, दर्द होगा मतलब फोर्स लगा है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं कि हम बताना क्या चाह रहे थे कि अगर हम इस बॉडी को पहले आप पे ऐसे धीरे फेंक दिए, क्या कर दिए, ऐसे करके धीरे फेंके, तो धीरे फेंकने पे आपको दर्द धीरे होगा, और अगर ऐसे करके फेंकेंगे तो आपको दर्द ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है कि हम वेलोसिटी को कर रहे हैं इंक्रीज। देखिए ये चौक को अगर हम धीरे फेंकते हैं तो, और अगर हम इसको जोर से फेंकेंगे तो दोनों में उसका मास तो चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। बॉडी का मास तो वही रहेगा, लेकिन अगर हम धीरे फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और अगर हम उसको धीरे फेंकेंगे तो वेलोसिटी कम रहेगा, और जोर से फेंकेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपको दर्द किस जगह पे महसूस ज़्यादा होगा, जब हम धीरे फेंकेंगे तब या फिर जब हम जोर से फेंकेंगे तब। जाहिर सी बात है कि आपको दर्द ज़्यादा होने वाला है जब हम जोर से फेंकेंगे, मतलब जब वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो आपको दर्द भी ज़्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी कम रहे तो आपको दर्द भी कम होगा। तो वेलोसिटी पे तो बात कर लिए कि एक बॉडी का वेलोसिटी को चेंज करके हम अपने ऊपर उस बॉडी का इफेक्ट, यानी जो दर्द बोल रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं दर्द ऐसे में, तो वो भी अलग हो सकता है। अब बात करेंगे मास को लेकर के, बहुत सिंपल है मास को लेकर के। तो चलिए मास को लेकर के भी करते हैं। तो मास के लिए काम करते हैं, यहाँ पे देखिए कि ये रहा, यही चौक लेते हैं, यही चौक लेते हैं, ध्यान दीजिए ये चौक है। बोलिए इस चौक का अपना मास है या नहीं? तो इस चौक का अपना मास है, हम इसको ऐसे फेंके तो मान लेते हैं इस चौक का जो मास है उसको हम ऐसे फेंक दिए, तो फेंकने पे मान लीजिए उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, हमसे हम फेंक दिए मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। कितने वेलोसिटी से फेंके हैं इसको? 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंके हैं किसको? इस चौक को। ठीक है, वो आपके बॉडी पे जाके लगेगा, आपको फिर दर्द होगा। क्यों? क्योंकि मास है, वेलोसिटी हम दे दिए हैं। तो अब आते हैं, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि वेलोसिटी का तो हम देख लिए कि वेलोसिटी को अगर कम ज़्यादा करेंगे तो आपका ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। वेलोसिटी ज़्यादा तो आपके ऊपर लगने वाला दर्द भी ज़्यादा, आपके ऊपर लगने वाला फोर्स भी ज़्यादा, और अगर वेलोसिटी कम तो आपको लगने वाला दर्द भी कम, आपको ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। अब आते हैं, तो हम चौक फेंक दिए आपके ऊपर कितने वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब आते हैं इस बोतल को लेकर के। ठीक है, ये बोतल, अब सोचिए किसका मास ज़्यादा होगा, इस चौक का कि इस बोतल का? जाहिर सी बात है इस बोतल का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस चौक का मास कंपैरिजन में इन दोनों का कम है। तो अब हम पहले इस चौक को फेंके इतना स्पीड से, अब हम इस बोतल को फेंकेंगे उतने ही स्पीड से, सेम वेलोसिटी को अब चेंज नहीं करेंगे। किसको चेंज कर दिए? मास को। पहले चौक का मास कम था, अब जब हम इसको फेंकेंगे तो बोतल का मास ज़्यादा है। अब आप सोच सकते हैं कि आपको दर्द किस में होगा। अगर हम चेहरे में फेंक रहे हैं तो हो सकता है कि इस चौक से आपको कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन ये बोतल से आपका थोड़ा बिगड़ सकता है। आप मानते हैं इस बात के ऊपर? समझ रहे हैं बातों को? तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं वो सुनिए सबसे पहले आप, कि अगर हम बॉडी के मास और वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो जिस हिसाब से हम चेंज करेंगे उस हिसाब से उसका इफेक्ट भी किसी बॉडी पे चेंज होगा, जिसको हम दर्द से आपको समझा रहे हैं कि आपके ऊपर लगने वाला दर्द भी कम ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो बॉडी से हमें दर्द होगा या फिर लगेगा वो दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे और एक वेलोसिटी पे। किस पे? एक मास पे और एक वेलोसिटी पे। अभी हम लोग इतना तो समझ गए कि मास अगर ज़्यादा होगा तो दर्द भी ज़्यादा होगा, मास अगर कम होगा तो दर्द भी कम होगा, वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो दर्द भी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी अगर कम होगा तो दर्द भी कम होगा। मतलब इतना समझ गए कि मास और वेलोसिटी से हमें इतना तो पता चल रहा है कि हमारे ऊपर उस बॉडी का इफेक्ट कम होगा या ज़्यादा होगा। अब फिजिक्स में यानी यही दो फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के, मास एंड वेलोसिटी के फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के हम एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी का डेवलपमेंट करते हैं, हम उसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? P, और P फॉर्मूला हम लिख चुके हैं m इंटू वी। अब हम लोग मान लीजिए कि आपको बोला गया कि एक बॉडी है, उसका मास है 2 किलो।
कितना किलो? एक बॉडी का मास है 2 किलो और बोला गया एक बॉडी का मास है 3 किलो। एक बॉडी का मास है 2 किलो, एक बॉडी का मास है 3 किलो। हम उसको आपके ऊपर फेंक रहे हैं, तो बोलिए आपको दर्द किस में ज़्यादा होगा? तो आप बोलोगे कि सर 3 किलो में ज़्यादा होगा और 2 किलो में कम होगा, क्योंकि मास इसका कम है और इसका मास ज़्यादा है। लेकिन ये सही नहीं है, ये पूरे हद तक सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम फेंकेंगे तो वेलोसिटी देंगे। अब सोचिए आप कि अगर हम 2 किलो वाले बॉडी को फेंक दिए बहुत स्पीड से, हाई स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और 3 किलो वाले को फेंके हैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब इसमें हम स्पीड इसको कम दिए और जिसका मास कम था उसको स्पीड ज़्यादा दिए। तो अब जाहिर सी बात है कि फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा और दर्द भी आपको इसी में ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम सिर्फ मास को लेकर के या फिर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को लेकर के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारे ऊपर जो दर्द होगा उस बॉडी के वजह से जिसको हम फेंकेंगे वो ज़्यादा होगा या कम होगा। हमको 2 टर्म चाहिए, एक मास एंड वेलोसिटी। तो इन्हीं दोनों को मिला करके हम एक न्यू क्वांटिटी का डेवलपमेंट करते हैं और हम उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम आया समझ में इतना बात? अब आप सोचिए, अब मोमेंटम अगर आपको समझ में आता है तो अब हम बताएंगे कि फोर्स क्या होता है। तो हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोगों को इतना पता चलता है और उन्होंने ये राफ साफ बोल दिया है कि फोर्स क्या होता है। तो उन्होंने कहा है कि फोर्स क्या होता है? फोर्स, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स और कुछ नहीं है। फोर्स क्या है? तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम तो आपको समझा दिए कि मोमेंटम वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी को मिलके बनता है, क्योंकि हम ये डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे सिर्फ किसको लेकर के, मास को लेकर के या फिर वेलोसिटी को लेकर के। दोनों को कंबाइन करके हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमारे ऊपर उस बॉडी का इफेक्ट ज़्यादा होगा या कम होगा। तो मोमेंटम जिस रेट से चेंज होगा, जिस रेट से, उसी को हम बोलेंगे उसका फोर्स, है ना। अब नियम जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ में, वहां पे हम लोग को बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब ये बताते हैं वो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम बोलते हैं dp बाई dt। dp बाई dt, जहां पे dp को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप समझ रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हटेगा तो यहाँ पे लगेगा कांस्टेंट के। और आपको बता दें इन एसआई सिस्टम जो वैल्यू ऑफ के होता है वो 1 होता है। तो यही फॉर्मूला मेरा बन जाएगा F इक्वल्स टू dp बाई dt, जहाँ पे k का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अब बहुत कोई के मन में सवाल होगा कि k का मान 1 क्यों है, तो हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि k का मान 1 क्यों लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता है। तो उतना नहीं, अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि फोर्स क्या है। तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? तो मास एंड वेलोसिटी का मिश्रण। उससे हमको क्या पता चलेगा कि इस बॉडी पे वो जो बॉडी जिसको हम फेंकेंगे आपके ऊपर, उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होगा या कम होगा। ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली फोर्स क्या है? ज़्यादा है। कम हो गया तो ऑटोमेटिकली फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो फोर्स और मोमेंटम कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये आप माइंड में फिट कर लें, ठीक है। इतना होने के बाद हम बात करते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। सबसे पहले तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पे लिखाएंगे, सबका नोट्स, सभी चीज़ का नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो आप टेंशन एकदम ना लें। हम आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि पूरे नोट्स हम आपको देने वाले हैं, और वो जो नोट्स आपको देंगे वो आईसीएसई पैटर्न का ही होगा। तो आप एकदम ना डरें, बिंदास आप पढ़ें। पहले समझ पा रहे हो बातों को, अगर समझ पाओगे तो मेरे को कमेंट्स जरूर करोगे कि हाँ सर मेरे को ये सब समझ में आ रहा है। और आपको कॉन्सेप्ट फील करना है, रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है। जितना रटोगे उतना घटोगे, मेरा ये बात आप याद रखो। जितना रटोगे
उतना घटोगे। तो रटना छोड़ करके आप सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए, मार्क्स झक मार के आपके पीछे आएगा। यहाँ पे आते हैं अब, तो हम बोल दिए कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही में उसके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड एज वेल एज फिक्स्ड डायरेक्शन। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में उसके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी होता है, तो ये कहलाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। आपको वैसे वेक्टर स्केलर अगर नहीं पता तो उसके भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप वहां से विजिट करके उसको सीख सकते हैं कि व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर। अब वेक्टर स्केलर पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अब ये होने के बाद सबसे मेन जो होता है कि एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है वो होता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये जो होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है वो? न्यूटन होता है। लेकिन आपको बता दें, न्यूटन के साथ साथ आप अपनी किताब में ये तो बहुत देखे होंगे, केजीएफ, रॉकिंग स्टार केजीएफ नहीं, ये यूनिट है आपका किलोग्राम फोर्स बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं इसको हम? किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स। आपको बता दें तो अब आपके मन में यह ख्याल होगा सर कि फोर्स का एसआई यूनिट अगर न्यूटन होता है तो केजीएफ लाने का क्या मतलब है? हाँ, केजीएफ रॉकिंग स्टार नहीं है ना, ये किलोग्राम फोर्स है। अब बात करेंगे कि केजीएफ लाने का क्या मतलब बनता है, या फिर क्या हम इससे क्या समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आइए, सब समझाएंगे आपको। अब एकदम चिंता ना करें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कि मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, ये टेबल है मेरा, ये टेबल है, हम इस पे रख रहे हैं एक बॉडी को, इस बॉडी को हम रख रहे हैं। तो अगर ये बॉडी है मेरा, ये मान लीजिए एक बॉक्स है मेरा, हो गया, ये बॉक्स है। अगर ये बॉडी है तो बोलिए इसके पास अपना मास होगा कि नहीं होगा? होगा। सभी बॉडी के पास अपना अपना मास होता है। अगर मास होता है तो ये नीचे की ओर ग्रेविटी इसको पुल खींचेगा। कितने फोर्स से? mg। इसको mg फोर्स से खींचेगा, मतलब नीचे एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होगा? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स लगेगा जो mg के इक्वल ही होगा, mg के इक्वल ही होगा। हम लोग ये जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से। तो अब बात करते हैं, सुनिए। तो हम लोग को एक बोला गया, एक आदमी आके बोल रहा है मेरे को कि ये जो टेबल है, इस टेबल पे अगर हम एक बॉक्स रख देंगे तो बॉक्स रखने पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा। तो बोलता है अगर नीचे की ओर फोर्स हो जाता है 100 न्यूटन का, कितने न्यूटन का? 100 न्यूटन का, तो ये टेबल टूट जाएगा। कितने न्यूटन का फोर्स देना है? 100 न्यूटन का फोर्स देने पे ये टेबल टूट जाएगा। अब आप बताइए तो कि 100 न्यूटन का फोर्स मतलब कितना न्यूटन का फोर्स आप दोगे? कितना न्यूटन का फोर्स आप दोगे? अगर हम इसको न्यूटन ना बोलकर केजीएफ में बोलेंगे ना तो आप एकदम समझ जाओगे। यहाँ पे देखो, अगर आपको वो इंसान ये बोलता कि ये जो टेबल है, इसमें जो बॉक्स है, अगर इस बॉक्स आपको यहाँ पे मान लीजिए, इस बॉक्स का जो मास है वो 50 किलो है। बॉक्स का मास कितना है? 50 किलो है। और आपको बोल दिया कि अगर हम इस टेबल पे 50 किलो का बॉक्स को रख देंगे तो ये टूट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा आप समझ ही रहे हो। यहाँ पे कितना लगेगा? देखिए, m है आपका 50 और mg को क्या बोलेंगे? 50 इंटू जी। 50 इंटू जी, और जी का मान कितना होता है? तो वो होता है 9.8। तो इसी चीज को, ये जो 50 दिख रहा है, ये 50 क्या था आपको? ये 50 आपका किलो था। ये 50 क्या था आपका? ये केजी में था, ये केजी में था, 50 केजी। और हम इसी को बोल देते हैं एफ, केजीएफ। मतलब अगर आपको ये बोल दे कि उस टेबल पे अगर हम 50 केजीएफ, क्या बोल दें? 50 केजीएफ, 50 केजीएफ का फोर्स लग दे तो वो बॉक्स टूट जाएगा। इसका मतलब हमको उस बॉक्स पे कितना किलो का बॉडी को रखना है? 50 किलो के बॉडी को रखना है। और 50 किलो के बॉडी को रखने पे कितना फोर्स लगेगा? तो आप 50 किलो को इंटू कर दो 9.8 से, 9.8 यानी जी का वैल्यू, जी का वैल्यू। अब आप समझ जाओगे। हाँ सर, अब हम समझ जाएंगे कि अगर मेरे को उस बॉक्स पे पहले क्या बोला गया कि 100 न्यूटन देने पे टूटेगा। 100 न्यूटन नहीं पता कितना देना है बल, लेकिन आपको अगर ये बोला जाए कि उस बॉक्स पे आप दे दो 20 केजीएफ। 20 केजीएफ का मतलब है कि उस टेबल पे आपको एक बॉडी रखना है जो कितने किलो का होना चाहिए? 20 किलो का। और अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो कितना से इंटू करेंगे? 9.8
8 से इंटू करेंगे। समझ रहे हैं न्यूटन और केजीएफ का मतलब समझ रहे हैं आप। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आपको अभी तक क्या समझने को मिला कि फोर्स क्या होता है? तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी को लेकर के हमें फिजिकल क्वांटिटी को डेवलप करते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वो होता है न्यूटन और साथ में केजीएफ। अब थोड़ा सा आप ये भी देखें, थोड़ा सा देखें आप, ये भी आपको जानने लायक बात है कि हम क्या बोले कि फोर्स क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, देखो रेट को हम डिनोट ऐसे करते हैं, पी का मतलब मोमेंटम, टी का मतलब टाइम, और डी लिखा हुआ है मतलब ये रेट को दर्शा रहा है। किसके रेट को? चेंज इन मोमेंटम। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। लिख लीजिएगा यहाँ पे मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, एफ का एफ, डी का डी, क्या हम पी को लिख सकते हैं एम वी? पी को हम लिख देंगे एम वी, नीचे डी टी, नीचे डी टी। अब आते हैं एफ का एफ, एम हम जान रहे हैं, एम मतलब मास, और हम जानते हैं कि किसी बॉडी का मास हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। मास कैन नाइदर बी चेंज, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, मास बाहर होगा, मतलब मास चेंज नहीं कर पाएंगे, बच जाएगा डी वी बाई डी टी। अब आप खुद बोलिए वेलोसिटी बाई टाइम, ये ऊपर में आपका चेंज इन वेलोसिटी है, नीचे में आपका चेंज इन टाइम है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका m। वेलोसिटी बाय टाइम को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स का। आपको एक डेफिनेशन मिल गया, F इक्वल्स टू ma। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। केजीएफ हम लेते हैं हमारे सहूलियत के लिए कि हम जान पाएंगे कि फोर्स एक्चुअल में लगाना कितना है या फिर लग कितना रहा है। 20 केजीएफ बोल दिया मतलब कितना मास का बॉडी है? 20 किलो का मास है। न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना गुना करना पड़ेगा? 9.8। अब आते हैं कि एमए हो गया, फोर्स किस प्रकार का क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम क्या सीखेंगे? इतना होने के बाद, फोर्स का कॉन्सेप्ट मिलने के बाद, अब हमको जानना पड़ेगा कि अगर हम किसी बॉडी पे अपने फोर्स को अप्लाई करते हैं, जैसे ये हो गया मेरा बॉडी, और हम इस पे अपना फोर्स अप्लाई करेंगे, देख पा रहे हैं आप, ले जाना सामने, ये मेरा बॉडी है और हम इस पे अपना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने पे ये बॉडी क्या करेगा? मोशन करना स्टार्ट करेगा। बॉडी क्या करेगा? मोशन करना स्टार्ट करेगा। लेकिन कौन सा बॉडी पे फोर्स लगाएं कि वो मोशन करेगा? तो उसका आंसर है रिजिड बॉडी। कौन सा बॉडी? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब सख्त, कड़ा, रिजिड, कड़ा, ठोस, सॉलिड। सॉलिड वाले बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगा? आगे की ओर मूव करेगा या फिर मोशन में आएगा। लेकिन अगर बॉडी रिजिड ना हो, अगर बॉडी रिजिड ना हो और अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन तो नहीं करेगा, वो आपको उसमें क्या होगा? उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आटा तो सबको ही देखे होंगे, आटे को पानी में दो और आटे को गूंथ लो, गूंथने के बाद आप आटा यहाँ पर रखो और आप ऐसे बल लगाओ, जैसे हम इस पे लगा रहे हैं, इसको लगाएंगे तो ये मोशन कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अब आटा यहाँ पे गुथा हुआ है, इमेजिन करिए, आटा है नहीं तो दिखाते आपको, आटा यहाँ पे है, हम यहाँ पे बल लगाएंगे उंगली से। अब आटा आगे तो नहीं जाएगा लेकिन आपका उंगली आटा में घुस जाएगा, घुस गया मतलब उसका शेप चेंज हो जाएगा। पहले अगर गोल था तो अब घुस जाएगा उंगली उसमें, उसका शेप ही चेंज। तो रिजिड बॉडी पे अगर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसमें मोशन प्रोड्यूस होगा। कितने टाइप ऑफ मोशन प्रोड्यूस होगा? तो दो टाइप। पहले को हम बोलेंगे लिनियर और ट्रांजिशनल, दूसरे को हम बोलेंगे रोटेशनल। तो आते हैं क्या होता है लिनियर, क्या होता है ट्रांजिशनल बॉडी, तो वो सीखते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक सवाल पूछता है आपके आईसीएससी बोर्ड पे कि बॉडी कब करेगा ट्रांजिशनल मोशन, जब हम फोर्स लगाएंगे, और कब करेगा रोटेशनल मोशन, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे। तो कंडीशन भी जानेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ, बिना कॉन्सेप्ट के साथ हम कुछ भी आपको पढ़ाने वाले से नहीं, आपको सिखाएंगे, मतलब बढ़िया से सिखाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है कि हम देखेंगे फोर्स का इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी, ऑन ए रिजिड बॉडी। पहला, इट प्रोड्यूसेस, पहला क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस कर सकता है पहले वो? इट प्रोड्यूसेस लिनियर और ट्रांजिशनल, लिनियर और ट्रांजिशनल मोशन। पहला क्या कर सकता है? देखिए, अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, कौन से बॉडी? रिजिड पे,
अगर बॉडी रिजिड नहीं होगा तो उसका शेप और साइज चेंज होगा। और अगर हम रिजिड बॉडी पे अपने फोर्स को अप्लाई करेंगे तो पहले वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, लीनियर या फिर ट्रांजिशनल मोशन। अब ये लीनियर या फिर ट्रांजिशनल मोशन क्या होता है, तो आपको बता दें कि अगर ये रिजिड बॉडी, हाथ को देखिए, ये हो गया रिजिड बॉडी मेरा, और हम इस पे फोर्स लगाएंगे और अगर ये बॉडी रहा फ्री टू मूव, अगर ये बॉडी क्या हो जाए, फ्री टू मूव, मतलब ये मूव करने के लिए अगर फ्री रहे, जैसे इसको हम छोड़ दिए हैं, अब इस पर कोई पाबंदी नहीं है तो ये बॉडी फ्री है, हम इसको बल लगाएंगे तो ये मोशन करेगा। आप सोच ही सकते हैं ये मोशन किस में करेगा, स्ट्रेट लाइन पे। तो सबसे पहले आपको पूछता है कि लीनियर मोशन या फिर ट्रांजिशनल मोशन बॉडी कब करेगा, तो जब हम उस पर बल लगाएंगे, मतलब फोर्स उस पर हम अप्लाई करेंगे और अगर वो बॉडी क्या रहा, फ्री टू मूव, बॉडी क्या रहा, फ्री टू मूव, अगर वो फ्री रहा मूव करने के लिए तो वो बॉडी करेगा लीनियर या फिर ट्रांजिशनल मोशन। सबके नोट्स आपको मिलेंगे कि आप लीनियर या ट्रांजिशनल मोशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इफ इट इज़ फ्री टू मूव, तो ये किस में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और हम इसको बोलेंगे लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन। सबके नोट्स आपको मिलने वाले हैं। पहले आप समझिए कि अगर हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और अगर वो बॉडी फ्री है क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, तो वो कौन सा मोशन दिखाएगा आपको, लीनियर या फिर ट्रांजिशनल। ये इसका कंडीशन है, ये आपको पूछा जाता है कि क्या कंडीशन है कि बॉडी लीनियर या ट्रांजिशनल मोशन करेगा, तो बॉडी को होना चाहिए फ्री टू मूव। दूसरे पे आते हैं, ये पहला तो ये प्रोड्यूस कर सकता है रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाने पे। दूसरा क्या कर सकता है, वो कर सकता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। अब होता क्या रोटेशनल मोशन, या फिर रोटेशनल मोशन होगा कब, तो अगर हम किसी बॉडी को पिवोटेड कर देते हैं, पिवोटेड मतलब किसी एक पॉइंट पे फिक्स करते हैं। पहले आप इसको देखिए कि ये मेरा एक बॉडी है, देख पा रहे हैं, ये एक बॉडी है पेन, इसको हम यहाँ पे ऐसे रखें और इसको हम यहाँ पे पिवोट कर दिए, मतलब इस पॉइंट पे, ये दिख रहा है ये पॉइंट, इसको हम ऐसे गाड़ दिए, मान लीजिए यहाँ पे कीला देके इसको ठोक दिए ऐसे, इसको ऐसे, यहाँ पे पिवोट है, ये इस जगह पे पिवोट है। अब हम इस पे फोर्स अपना अप्लाई करेंगे, तो फोर्स को अप्लाई करने पे ये बॉडी क्या करेगा, अपने एक्सिस पे वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और अगर ये बॉडी फ्री रहता, जैसे यहाँ पे है ये, अगर ये बॉडी फ्री रहता, हम फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा आगे की ओर, इसको हम बोलेंगे लीनियर या फिर ट्रांजिशनल। अब रोटेशनल मोशन पे बहुत बात होगा। पहले रोटेशनल मोशन कब हो सकता है, तो रोटेशनल मोशन तब हो सकता है जब बॉडी क्या रहे, पिवोटेड एट ए पॉइंट। बॉडी क्या, इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन क्या था, फ्री टू मूव। इसका कंडीशन होगा कि इट इज क्या होना चाहिए, पिवोटेड एट ए फिक्स्ड पॉइंट, पिवोटेड एट ए फिक्स्ड पॉइंट। तो अगर बॉडी पिवोटेड रहा, मतलब उसमें कुछ ऐसे, मतलब उसको गाड़ करके रख दिए, मान लीजिए बॉडी को पिवोट करके फिक्स करके रख दिए, और अगर हम उसमें, जैसे मेरे हाथ, इसको हम यहाँ फिक्स कर दिए और फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो हम इसको बोलेंगे उसका रोटेशनल मोशन। और अगर वो फ्री रहा तो कौन सा मोशन देगा आपको, लीनियर या फिर ट्रांजिशनल मोशन आपको देने वाला है वो। तो अब हम लोगों का जो बात होगा वो रोटेशनल मोशन पे होगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन पे हम लोग को बहुत ही बढ़िया टॉपिक देखने को मिलेगा। एक होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलेंगे टॉर्क, उसके बाद आएगा कपल, और दोनों ही अलग हैं लेकिन उतने अलग नहीं है कि हम उसको अलग अलग पढ़ें। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चीज़ का, तो नोट्स आपको PDF में मिलेंगे, आप वहाँ से विजिट करके इसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंजॉय से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। हम पहले ही बोले जितना रटोगे उतना घटोगे, लाइन को याद रखना, कॉन्सेप्ट को फिल करना। ठीक है, मिलते हैं।